Hello everyone. We are starting a new unit that is Unit 10 Ecological Principles. CSIR लाइफ साइंस में ये यूनिट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करती है, तो हम बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम इन नोट्स की मदद से स्टडी करेंगे पहले तो, प्लस जहां भी हमें रिक्वायरमेंट होगी सेल्फ नोट्स की या फिर हैंड रिटन नोट्स की, हम वहां पर हैंड रिटन नोट्स के लिए अलग से स्लाइड ऐड करेंगे। आज हमारे पास जो एक मेन टॉपिक आया है, जो हम शब्द ले रहे हैं, सबसे पहले तो वो ये ले रहे हैं कि इकोलॉजी शब्द होता क्या है। राइट। देखिए, आप इसे बहुत बेसिक से जानते भी हैं, लेकिन जो मैं आपको अब यहाँ समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए और चीजें हम थोड़ी सी इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। इकोलॉजी जो टर्म दिया, उसे टर्म को कॉइन किया अर्नस्ट हैकेल ने, इस टर्म को दिया और एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि है ओइकस एंड लॉगस। मतलब इसमें दो वर्ड हैं इकोलॉजी में। ऑइकस जो शब्द होता है उसका मतलब होता है होम, और लॉगस आप जानते हैं सभी की लॉगस जो वर्ड है उसका मतलब होता है किसी चीज की स्टडी करना, स्टडी करना। राइट। तो इकोलॉजी ओवरऑल जो वर्ड है उसका मतलब है स्टडी ऑफ होम, घर की स्टडी करना। मैं आपको बड़ी सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक घर में रह रहे हैं, आप एक जंगल में गए, आपने एक झोपड़ी बनाई और वो आपका घर बन गया। क्या अब आप उसमें अकेले रहेंगे? तो आंसर है नहीं। जब आप रहेंगे तो आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें होंगी जो आपकी जरूरत के लिए होंगी, या फिर ऐसी चीजें जो आपकी जरूरतों को पूरा करेगी, या मैं यूं कहूं कि जिनके बिना आपकी सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगी। अब ये चीजें दोनों हो सकती हैं, या तो ये चीजें लिविंग हो सकती हैं, है ना। अगर ये कोई लिविंग चीज है तो हम इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे आगे से वो करेंगे बायोटेक। राइट। और या तो ये जो चीजें हैं जिनका आप यूज कर रहे हैं, जो आपकी सर्वाइवल में मदद कर रही हैं, ये नॉन लिविंग हो सकती हैं, नॉन लिविंग प्रोडक्ट हो सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और आगे से हम नॉन लिविंग के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे एबायोटिक। राइट। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ। अब देखिए, जैसे गर्मी है, तो अब गर्मी है तो अब आपको किन किन चीजों की जरूरत है? आपको पानी चाहिए, पीने के लिए आपको पानी चाहिए। पानी के बिना तो जिंदे नहीं रह सकते। पानी एक नॉन लिविंग चीज है, मतलब एक एबायोटिक फैक्टर है। अब मान लीजिए, क्या आप वहां अकेले रहेंगे? हो सकता है। अब दूसरे दो चार लोग तो वहां होने ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आदमी तो वैसे भी अकेला जिंदा रह नहीं सकता, उसकी सर्वाइवल हो ही नहीं सकती। तो आपके आसपास आपके जैसे कुछ और लोग भी होंगे, आप उनसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं एक फिनोमिना की बात करूं, रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो वी नो दैट कि रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल में मीटिंग से जो एक बच्चा उत्पन्न होगा उसको कहेंगे। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट है। राइट। आपको लकड़ी, लेट्स से मैं टेबल यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाते टाइम, तो ये टेबल एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है अभी। राइट। तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आपको जिंदा रहना है, राइट, तो आपको अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस सराउंडिंग में आपके लिविंग फैक्टर्स भी आ सकते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक। तो स्टडी ऑफ होम में आप अपने घर में या जहां भी आप हैं, हालांकि अगर मैं घर का एग्जांपल लूं तो वहां हमने अपने हिसाब से चीजें रखी हुई हैं। जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर हमने रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है तो रेफ्रिजरेटर हमारी जरूरत है इस टाइम, तो इसलिए हमने रखा हुआ है। हमारे घर में बेड है, हमारे घर में बेड इसलिए है क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। या आपके घर में कोई एनिमल है, कोई काव है, कोई बुफेलो है, मतलब कोई गाय है या भैंस है या बकरी है, आपको उसकी जरूरत है इसलिए आपने उसे रखा हुआ है, आपने उसे दूध के लिए रखा हुआ है। लेकिन आप उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने घर में भी, यहाँ आपकी जरूरत के हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता। नेचर में कुछ चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती ही करती हैं। तो अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल लेके बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैं आपसे इकोलॉजी का मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, या स्टडी ऑफ होम से मेरा मतलब है क्या एग्जैक्टली। देखिए, हम एक सिंपल सी बात ये करते हैं कि सपोज मैंने आपसे ये कहा कि हमने कोई सीड लिया और उस सीड को हमने मिट्टी में दबा दिया। राइट। हम मिट्टी को लेट्स से इस कलर से दिखा देते हैं कि ये हमारी मिट्टी है, मतलब हमें सॉइल की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करना साथ साथ मेरे, मैंने ये सॉइल के अंदर अपने किसी सीड को डाल दिया। अब ये सीड एक सीडलिंग की फॉर्म में, मतलब एक छोटा सा प्लांटलेट इसमें से निकलेगा, और हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एक नया छोटा सा प्लांट बना है। राइट। ये जो है हमारा एक प्लांट है जो कि इसमें से ग्रो कर रहा है। अब धीरे धीरे इस प्लांट को बहुत सी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत सी चीजों की रिक्वायरमेंट से मेरा क्या मतलब है कि भाई इस प्लांट को लाइट भी चाहिए, आप जानते हैं। राइट। इस प्लांट को लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सीधी सी बात है। इस प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट भी होगी, बिना वाटर के तो काम चलेगा नहीं। राइट। इस
प्लांट को इस टाइम मिट्टी की भी जरूरत है, मिट्टी में ग्रो कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको सॉइल की रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, अच्छा सॉइल किस तरह की है इसकी भी बात हम लोग करेंगे हालांकि बाद में। और तीसरी एक और फैक्टर ले लेते हैं, लेट्स से कि टेम्परेचर। ठीक है, कि यहाँ टेम्परेचर का भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। लाइट है तो टेम्परेचर है, आप अभी इसको ऐसे समझ के चलो, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। राइट, पानी के लिए हम यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं, लेकिन वाटर के लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पर, रेनफॉल। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस प्लांट ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो इसने बारिश देखी होगी। राइट, लाइट इसको मिलेगी मिलेगी, टेम्परेचर की बात हम कर ही चुके हैं, और मिट्टी है इसके चारों तरफ। तो अब आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि इस प्लांट को जिंदा रहने के लिए कितने सारे चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। इसे टेम्परेचर भी चाहिए पर्टिकुलर, इसे लाइट भी चाहिए, इसे वाटर भी चाहिए, मतलब रेनफॉल भी है, और इसे सॉइल भी चाहिए। अब आप जान के हैरान नहीं होंगे बिल्कुल भी, लेकिन ये सारे के सारे फैक्टर्स मेरे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, मतलब मेरे ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। राइट, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप समझ चुके हैं कि ये जितने भी फैक्टर्स आपने अभी तक देखे ये सारे के सारे हमारे एबायोटिक फैक्टर हैं। राइट, अब जब इसे इस प्लांट को ये सारे एबायोटिक फैक्टर मिले, तो ये प्लांट ने एक बड़ा सा ट्री का रूप ले लिया, है ना। धीरे धीरे मान लीजिए कि इस प्लांट ने एक ट्री का रूप लिया। इस तरह से हम लोग ये मान लेते हैं कि दिस इज अ ट्री। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए लेक्चर। ओके फाइन, अब देखिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अभी ट्री है, अभी ट्री लिविंग पार्ट है। राइट, नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर की मदद से ग्रो करा। अब क्या ये ट्री, क्या इस ट्री की मदद से कुछ और भी हो रहा है, क्या ये ट्री किसी और चीज को हेल्प कर रहा है? तो आप समझिए इस ट्री पे हो सकता है बहुत सारे बर्ड्स रहें। बड़ी सीधी सी बात है कि इस ट्री पे बहुत सारे बर्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि इस ट्री पे लेट्स से मान लीजिए कि छिपकली रहती हो, या फिर कोई गिलहरी रहती हो, मतलब दूसरे तरह के एनिमल्स हो सकते हैं, या कोई सांप रहता हो। तो हमने मान लिया कि इस ट्री पर रेप्टाइल्स भी रहते हैं। ठीक है, हो सकता है इस पेड़ पर बंदर भी आते हों, और वो बंदर अपना घोंसला बना, मतलब अपने बंदर जो है यहाँ पर रहते हों। राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मैमल्स भी रह रहे हैं। राइट, यहाँ बर्ड्स रह रहे हैं, रेप्टाइल्स रह रहे हैं, मैमल्स रह रहे हैं। इस पे कुछ ना कुछ इंसेक्ट तो मिलेंगे मिलेंगे आपको, चाहे वो दिखाई दें चाहे ना दिखाई दें। तो इस प्लांट पर, इस ट्री पर इंसेक्ट्स भी होंगे, और बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म इस पेड़ के नीचे रहते हो, मान लीजिए कि रेट रहता हो, चूहे यहाँ रहते हो, बिल बना के रहते हो। ठीक है, अच्छा इस प्लांट की अगर हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो बहुत से पत्ते भी यहाँ गिरेंगे, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लीव्स भी गिरेंगे। तो जब लीव गिरेंगे तो इनको डिकम्पोज करने के लिए यहाँ बहुत से माइक्रोब्स भी रहेंगे। राइट, अब समझने की कोशिश कीजिए, माइक्रोब्स रहेंगे, मैं ये वर्ड यूज करूं कि यहाँ डिकम्पोजर्स रहेंगे। राइट, डिकम्पोजर्स का मतलब क्या है कि जो इसको डिकम्पोज करें। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ मान लीजिए कोई बर्ड है, तो इस बर्ड को खाने के लिए, इस चिड़िया को खाने के लिए कोई बड़ी चिड़िया या बड़ा पक्षी है, मान लेते हैं कि चील आए या हॉक आए। राइट, इसको खाने के लिए हो सकता है कि जो रेप्टाइल यहाँ सांप रह रहा है उसको खाने के लिए बड़ा बाज आए या चील आए। ठीक है, अब इस पेड़ के पत्ते खाने के लिए हो सकता है कि यहाँ कोई डियर भी आता हो, ग्रेजिंग करता हो, इसके नीचे घास हो रही होगी, वो ग्रेजिंग करता होगा। अब अगर यहाँ डियर आता है तो हम मान के चल सकते हैं कि किसी जंगल का पेड़ है, तो यहाँ इसको खाने के लिए कोई टाइगर या लायन भी होगा। मैं अब आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये अकेला पेड़, ये अकेला ट्री कितनों का घर है, आप समझ रहे हैं। और ये सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक का मतलब होता है कि ये जितने भी फैक्टर्स आपने अभी देखे, ये सारे के सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसे कहते हैं इकोलॉजी। ये एक घर है, और इस घर में हमें नॉन लिविंग की चीजों की भी जरूरत पड़ रही है, और लिविंग चीजों की भी जरूरत पड़ रही है। और ये आपस में एक रिलेशन भी बना रहे हैं, इनके बीच में एक इंटर रिलेशन भी है। तो जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या तो मैं यूं कहूं कि ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब आइए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल बताया पेड़ वाला, आपने वहां पर देखा कि उस पेड़ के लिए बहुत सी चीजें जरूरी है। अगर मैं एबायोटिक फैक्टर्स की बात करूं तो लाइट जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है, रेनफॉल जरूरी है, सॉइल जरूरी है। सॉइल किस
तरह की है वो जरूरी है, उस पेड़ पर कितने सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, बर्ड्स रह रहे हैं, मंकी रह रहे हैं, रेप्टाइल्स रह रहे हैं, इंसेक्ट रह रहे हैं, रैबिट रह रहे हैं, राइट? उस बर्ड को कोई बड़ा बर्ड खा रहा है. ऑल आई एम ट्राइंग टू से दैट ऑर्गेनिजम्स आर इंटर रिलेटिंग विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग. देखिए, जब हम लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, एक शब्द आया है एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले तो मैं अब आपके लिए ये डिफाइन करता हूं कि हम एग्जैक्टली एनवायरनमेंट कहते किसे हैं, राइट? थोड़ा सा नीचे चलते हैं और ये हमें नोट्स की फॉर्म में हमें मिल जाएगा, और इनकेस आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक यहाँ डाल दूंगा, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये सारे नोट्स. अगर हम लोग यहाँ एनवायरनमेंट को डिफाइन करें, तो देखिए एनवायरनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है. कोई भी ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए कि मेरे चारों तरफ अभी जो चीजें, मेरे सराउंडिंग में जो भी चीजें, वो मेरा एनवायरनमेंट है. सो हम कह सकते हैं कि एनीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट इट्स एनवायरनमेंट, राइट? सो वी विल राइट दैट एनीथिंग which is present in the surrounding of which is present in the surrounding of an organism constitutes its environment, constitute its environment, right? कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वो उसका एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है. और जब हम एनवायरनमेंट की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि एनवायरनमेंट में हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे. सो इफ वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, या फिर आपके सराउंडिंग की अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, तो पहला हमारा लिविंग फैक्टर होगा, या आप कुछ भी लिख लीजिए, नॉन लिविंग लिख लीजिए. तो लिविंग फैक्टर को हम लोग बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं. सो वी कॉल देम एज बायोटिक फैक्टर्स. और जो सेकंड होगा वो हमारा नॉन लिविंग फैक्टर होगा, या जिसको मैं एबायोटिक फैक्टर्स यहाँ कहूंगा. सो वी कॉल देम एज एबायोटिक फैक्टर्स. तो पहले तो ये दो बातें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए, हम लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे, मैं आपको छोटा सा भी एग्जांपल बताऊंगा कि हम एबायोटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं. तो ये सारी चीजें अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, वापस चलते हैं अपने नोट्स पे, चलने की कोशिश चलते हैं, ठीक. देखिए, तो हमारे पास एक डेफिनेशन आ चुकी है, और वो डेफिनेशन क्या है वो ये समझिए. हमारे पास जो यहाँ डेफिनेशन है वो ये है कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ द नेचुरल सिस्टम दैट कंप्राइजेस द बायोस्फीयर. अब देखिए, बायोस्फीयर की बात आई है तो मैं यहाँ आपको एक और चीज बताता हूँ, क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं. आज ये जो मेरा लेक्चर है ये सबसे बेसिक लेक्चर है, ठीक है? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते क्या हैं, बट उससे पहले हम यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, अब आप एक चीज समझिएगा यहाँ पर, सबसे छोटी यूनिट क्यों? क्योंकि पहले तो हमें ऑर्गेनाइजेशन समझना है, राइट? 12th में एक चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन, राइट? तो मैं उस बात के लिहाज से आपको कुछ बात यहाँ बताता हूँ जो हमें आगे बड़ी काम आने वाली है. अगर मैं सबसे माइक्रो लेवल से बात करूं तो देखिए, हमारे पास कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे. सो मैं यूं कहूंगा कि हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स और कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे. ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इकट्ठे होके एक सेल बनाएंगे, राइट? वी कैन से कि सेल्स बनाएंगे. ये सेल्स इकट्ठी होकर बनाएंगी टिश्यूज, टिश्यूज बनाएंगे ऑर्गन, राइट? ऑर्गन बनाएगा हमारा ऑर्गन सिस्टम, राइट? अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हमारे पास होंगे, और ये ऑर्गन सिस्टम हम एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, राइट? इतनी बात आप समझ चुके हैं. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं, एक तरह के ऑर्गेनिज्म एक तरह की पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, राइट? और हम ये भी कह सकते हैं, अब देखिए, पॉपुलेशन में हम हालांकि इस बात को आगे डिटेल में समझ लेंगे, लेकिन एक ही स्पीशीज के मेंबर होते हैं, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली पॉपुलेशन बनाते हैं. और पॉपुलेशन जो होती हैं, अलग अलग पॉपुलेशन, वो कम्युनिटीज बनाती हैं. सो कम्युनिटीज बनाती हैं, राइट? अलग अलग कम्युनिटीज जो होती हैं वो इकोसिस्टम बनाती हैं, वो इकोसिस्टम बनाती हैं. और इकोसिस्टम्स जो होते हैं हमारे, अलग अलग इकोसिस्टम्स, वो हमारे बायोम्स बनाते हैं.
और जो बायोम्स होते हैं वो हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए। तो अभी जो चीज हमने यहाँ पर स्टडी करी है, यू मस्ट नो कि हमने अभी जो स्टडी करा है वो करा है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये अभी जो आपने यहाँ पढ़ा, ये हमने अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा कि बेसिक से हायर लेवल तक क्या है हमारे पास। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेल्स, सेल्स बनाती हैं टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोम्स एंड बायोस्फीयर। तो ये भी हमारे लिए जानना इस टाइम जरूरी था, ठीक है। अब इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फादर हैं इकोलॉजी के, अगर आप मेरे साथ गेस कर पाए या कुछ सोच पाए तो आप सोचिए कि इकोलॉजी के फादर कौन है। खैर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो इकोलॉजी के फादर हैं वो हैं अलेक्जेंडर वॉन हमलट, या फिर हमलट, हमबोल्ट, या रादर वी कैन प्रोनाउंशिएट, आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन। बाकी हम सिंपली कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट जो है वो फादर है इकोलॉजी के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट फादर ऑफ इकोलॉजी। देखिए, जब हम लाइफ साइंसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ही इज अलेक्जेंडर, फादर ऑफ इकोलॉजी इज अलेक्जेंडर वॉन हमलेट, राइट, हमबोल्ट। और इंडियन फादर जो है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, वो है रामडियो मिश्रा। सो ये भी मैं आपको बताता हूं दैट फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी is रामडियो मिश्रा। रामडियो मिश्रा, ठीक है। चलिए, सो हमने अभी ये चीज देख ली कि एनवायरनमेंट होता क्या है। अब हम लोग कुछ एबायोटिक फैक्टर्स को यहाँ पर लिस्ट करेंगे, बट उससे पहले हम इस पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए। सो एवरीवन, what is written over here, that a biological species includes all organism of a group that reproduce and produce fertile offspring in a nature। आप जानते हैं स्पीसीज हम ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, मतलब आपस में मीटिंग कर सकें और मीटिंग के रिजल्ट में एक फंक्शनल ऑफस्प्रिंग, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकें। उसी को हम लोग स्पीसीज कहते हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर रिपीट करता हूं, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ही स्पीसीज कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4-5 मेंबर हैं, ये अब आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें और रिप्रोड्यूस का रिजल्ट ये हो कि हमारे पास एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो। ये एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को अगर जन्म देंगे तब हम इसको स्पीसीज कहेंगे, ठीक है। इन सिंपल टर्म अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट अचीव दिस इन नेचर आर डिफरेंट स्पीसीज और काइंड्स, बिकॉज जीन फ्लो अमंग देम इज नॉट पॉसिबल विदाउट रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है। और फंक्शनैलिटी जो है, मतलब रिप्रोडक्शन उन्हीं में हो सकता है, जो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन है वो उन्हीं में हो सकता है अगर वो एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अब लायंस हैं, राइट, मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, तो लायन अपने ही मेंबर के बीच में रिप्रोड्यूस करके फंक्शनल ऑफस्प्रिंग बना सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि लायन एंड टाइगर बहुत क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं, तो उनकी भी एक फंक्शनल ऑफस्प्रिंग होती है, लेकिन फिर नेचर उस पर आगे रोक लगा देता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन में, ठीक है। खैर, मोस्ट स्पीसीज आर डिवाइडेड इनटू लोकल पॉपुलेशंस। अभी मैंने आपको बताया कि एक ही स्पीसीज के सिमिलर ऑर्गेनिजम्स एक पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है, दैट आर पार्शली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ फिजिकल और केमिकल बैरियर। जीन फ्लो इज रिड्यूस्ड बट नो कट ऑफ, राइट। The several population of different species that live together and interact among themselves form a community। तो community के बारे में भी अभी मैंने आपको बताया था इस चार्ट में, right? And the community of organisms and their physical chemical environment constitute the ecosystem। और आप जानते हैं कि जो ecosystem होते हैं अलग अलग, वो बनाते हैं biomes। अब आप जान चुके हैं, and biomes बनाते हैं biosphere, ठीक है। खैर, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बेसिक बता ही दिया है कि एग्जैक्टली एनवायरनमेंट होता क्या है या एनवायरनमेंट में कौन सी चीजें होती हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर इसी बारे में पढ़ेंगे जनरल कि एनवायरनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो एनवायरनमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट पीपल। मोस्ट डेफिनेशन इंक्लूडेड द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
कुल मिला के बात यही है कि आपके आसपास आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो आपका एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज द थिंग। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आज। मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ कि हम किन किन एबायोटिक फैक्टर्स और जो है किस किस बायोटिक फैक्टर के बारे में अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वो अब मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सो हम एक कलर ले लेते हैं एंड लेट अस से हमने ग्रीन कलर ले लिया। तो अब हम सबसे पहले आज एबायोटिक फैक्टर को लिस्ट आउट करने वाले हैं कि हम कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो। एबायोटिक फैक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको तीन बातें बता देता हूँ कि हम अपने जितने भी एबायोटिक फैक्टर हैं उनको तीन ग्रुप में लिस्ट करने वाले हैं, और वो तीन ग्रुप कौन कौन से हैं वो सुनिए। पहला, तो हम अपने एबायोटिक फैक्टर्स को क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बेस पे क्लासिफाई करेंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, एक वर्ड होता है क्लाइमेट, एक होता है वेदर, दोनों ही डिफरेंट है। क्लाइमेट एक लंबे समय के लिए यूज होता है, जैसे मान के चलो कि अभी मैंने बोला कि अभी क्या मौसम चल रहा है, तो हम ये कहेंगे मतलब क्लाइमेट क्या है कि अभी गर्मियां चल रही हैं या फिर अभी समर्स हैं, तो समर एक लंबे टाइम तक रहेगा, अभी 4-5 महीने तक रहेगा, तो अभी क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट अभी हॉट क्लाइमेट है हमारा। ठीक, लेकिन अगर मैं वेदर टर्म का यूज करूं तो वेदर का मतलब होता है कि एक टेम्परेरी कंडीशन, कि भाई आज बारिश हो रही है तो हल्का बहुत मौसम अच्छा है ना, ज्यादा गर्मी पड़ रही है टेम्परेचर ज्यादा है या ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ये हमारा वेदर होता है। एनीवे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम किन किन फैक्टर्स की बात करेंगे वो वाली लिस्ट भी बना लेते हैं अभी। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में हमें जो चीजें पढ़नी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एबायोटिक फैक्टर होने वाला है रेनफॉल। रेनफॉल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको रेनफॉल पढ़ाऊंगा। दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है लाइट, ये एबायोटिक फैक्टर की लिस्ट है। और फोर्थ हमारे पास हो जाएगा विंड, और फिफ्थ हमारे पास हो जाएगा फायर। हालांकि लास्ट के ये बहुत ज्यादा तो हम लोग यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे विंड और फायर को, बट हमारे जो पहले तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से रेनफॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला एबायोटिक फैक्टर आता है हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस या क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, मैंने ये लिस्ट बनाई है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो होती है हमारी टोपोग्राफी। क्या होती है टोपोग्राफी? देखिए एक्चुअल में मैंने आपको टोपोग्राफी शायद अभी बताया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि एरिया कैसा है, हमारे यहाँ का एरिया कैसा है, जैसे मान लीजिए कि स्लोप वाला एरिया है या फिर समतल एरिया है, फ्लैट है, किस तरह का एरिया है, तो स्ट्रक्चर क्या है आपके एरिया का, उसको डिफाइन करता है टोपोग्राफी। डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ एरिया भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आपके एरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे मान लो आपको बता दूं कि आपकी टोपोग्राफी ऐसी है, माउंटेन्स हैं आपके यहाँ, राइट, एक तरफ माउंटेन है और दूसरी तरफ बिल्कुल प्लेन है, और आप ये मान के चलिए कि माउंटेन्स जो है वो ज्यादातर सनलाइट को मान लीजिए रोक रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरी जगह सनलाइट जा ही नहीं रही है या बहुत कम जा रही है, तो आप ये समझिए एक एरिया की टोपोग्राफी बहुत मेंटेन करती है। ठीक है, या एक जगह मान लीजिए बहुत ज्यादा स्लाइड है, आप समझ के चलिए कि एक जगह बहुत ही ज्यादा स्लाइड है या लैंड जो है वो इस तरह से ढलान वाली, तो ये चीजें ना वहाँ के वेजिटेशन को, वहाँ की दूसरी कंडीशंस को बहुत अफेक्ट करेंगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करूंगा वो होने वाला है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वो सॉरी सॉइल। सॉइल को हम लोग एडाफिक फैक्टर भी बोलते हैं। सो एडाफिक फैक्टर, आई डोंट नो इसको क्या हो गया, इतना हैवी कैसे हो गया। सो एडाफिक फैक्टर का मतलब होता है सॉइल, तो जब हम लोग सॉइल की बात करते हैं तो वो हमारा एडाफिक फैक्टर है। ठीक, ये मैं आपको एबायोटिक फैक्टर के अंदर पढ़ाऊंगा कि जो भी हमारे पास एबायोटिक फैक्टर हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, जो हम लोग बायोटिक फैक्टर की लिस्ट बनाएंगे ना, तो बायोटिक फैक्टर की लिस्ट हम लोग बनाएंगे फूड स्टाइल के बेस पर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगला जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी बायोटिक फैक्टर, राइट। मैं लिस्ट ही बना रहा हूँ सिर्फ आज। अगली जो हमारे पास लिस्ट है दैट इज गोइंग टू बी बायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर में ये जो मैं क्लासिफिकेशन आपके सामने लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टाइल।
ठीक है, कि उनका खाने का तरीका क्या है उसके बेस पर। बायोटिक फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक, फूड स्टाइल के बेस पे क्लासिफाई कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन का बेस समझ जाते हैं तो हमें चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का फूड स्टाइल ऐसा है कि वो अपना खाना खुद बनाता है तो हम उसे प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में डालते हैं। प्रोड्यूसर्स आप जानते हैं, प्लांट्स आते हैं, एल्गी आती हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं इसमें। तो प्रोड्यूसर्स या फिर इन्हें हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। सो दे कॉन्स्टिट्यूट द ट्रॉफिक लेवल में ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, इन्हें हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म वो हैं जो इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। वो जिस लिस्ट में आएंगे वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं और वो हमारे हर्बीवोर्स हैं। तो जब मैं हर्बीवोर्स की बात कर रहा हूं तो हर्बीवोर्स हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, सो अगेन फूड स्टाइल के बेस पर तीसरी कैटेगरी हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स की है जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो थर्ड कैटेगरी हमारे पास कौन सी होगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं और उन्हें हम कहेंगे कार्निवोर्स। क्या कहेंगे हम, कार्निवोर्स। और अगले ऐसे हैं जो इन दोनों को खाने की क्षमता रखते हैं, मतलब जो हर्बी मतलब जो है हमारे जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को भी खा सकते हैं, प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। आप समझ रहे हैं, राइट। उन इनमें जो अगली कैटेगरी है दैट इज ओमनिवोर्स, राइट। इनमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं हमें। और लास्ट कैटेगरी जो है हमारे पास दैट इज गोइंग टू बी कि जब ये मर जाएंगे, ये सभी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी तो इनको डिकम्पोज जो करेंगे दैट इज गोइंग टू बी डिकम्पोजर्स, राइट, डिकम्पोजर्स। अब पहली बात तो आप ये समझिए कि मैं आपको न्यूट्रिशन के टाइप्स नहीं समझा रहा, मैं अभी आपको यहाँ न्यूट्रिशन के टाइप्स नहीं समझा रहा। कभी आप ये समझें, मैं आपको बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सो आज हमने इतना ही पढ़ना है कि एग्जैक्टली हम बायोटिक फॉर्म्स में या बायोटिक फैक्टर में किस किस ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। ये न्यूट्रिशन से अलग है। न्यूट्रिशन के बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में अलग अलग तरह की लिस्ट है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक की बात भी करें तो उसमें भी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोर्स, राइट, इन या रादर सेंग्यूवोर्स, ये सब तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ फूड स्टाइल के बेस पे कौन कौन से हमारे लिविंग फैक्टर्स हो सकते हैं वो समझाने की कोशिश की है। अगला लेक्चर हम लोग अपने एबायोटिक से शुरू करेंगे कि कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे पहला हम लोग लाइट को स्टडी करेंगे। हम पहला रेनफॉल नहीं लेंगे, फर्स्ट हम लोग लाइट को स्टडी करेंगे। होप एवरीवन दिस इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू नीड दिस पीडीएफ और रादर जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ यू कैन मैसेज मी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन टेक फ्रॉम देयर रादर, और ये आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में अपना मेल आईडी दे सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।